हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का वाईफाई एग्ज़ाम गुरु पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूथ के सेट, जो कि हमारे यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू एग्ज़ाम कराए गए हैं। उसी में से ये एक सेट रहने वाला है। इसमें हम लोग सामान्य जानकारी के क्वेश्चन करेंगे जो अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आप लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, ग्रुप डी मेंस देने जा रहे हों, और या हम बात करें रेलवे एसएससी की। तो यहाँ पे सामान्य जानकारी जीके के क्वेश्चन, जीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्राम सभा जिक्र हुआ है, ठीक है। पंचायतीकरण जब हुआ है, पंचायती राज की बात करें तो उसमें हमारा ग्राम सभा का जिक्र हुआ है, ग्राम पंचायत का भी जिक्र हुआ है। इन्होंने पूछा है कि नहीं है, तो न्याय पंचायत भी उसी में आती है। तो ग्राम सहकारी ऐसा कोई वर्ड हमें देखने को नहीं मिला। जब आप पढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 1992 में, उसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला। आपको याद रखना है भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में पंचायती राज संस्था बनी या उसका गठन किया गया, संवैधानिक दर्जा कब मिला, कौन से संशोधन में। तो आपको याद रखना है 73वें संविधान संशोधन और 1992 में संशोधन हुआ, जिसमें अंत यानी कि पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक दर्जा मिला उसको, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी आप जानते रहिएंगे, ठीक है। इसमें लिखा भी है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और पंचायती राज ये सब प्रणाली के अंग हैं, बट हमारा ऐसा कोई भाग नहीं है जिसे हम ग्राम सहकारी संस्था बोलें, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो मुख्य होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब होता है महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है, जिसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आपको याद रखना, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी सबसे सर्वोच्च कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। यहाँ ऑप्शन में आपको मिलेंगे मुख्य न्यायाधीश भी है, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार भी हैं और कानूनी मंत्री भी है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे ऑप्शन को देखकर, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि संवैधानिक अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का जिक्र हुआ है। तो अनुच्छेद भी याद रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी जो हमारे होते हैं, वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है वो नियुक्ति करता है इसकी, ठीक है। इसकी नियुक्ति और योग्यता पद अवधि वेतन कार्य अधिकारों का उल्लेख है, ठीक, किसमें है? अनुच्छेद 76 में। भारत जो महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों का संपन्न भी कराता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रदान किए गए हैं। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, परंतु इसका मत नहीं होता है, यानी कि ये वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, कहीं पे भी। आगे बात करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे बाल गंगाधर तिलक ने दिया है, जिनको बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है इसके आंसर, और महात्मा गांधी भी नहीं है, हसरत मोहानी भी नहीं है, लोकमान्य तिलक भी नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक हम कह सकते हैं ये किसने नारा दिया, कब दिया, ये भी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारा इंकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किया था, ठीक है। तो बम फेंकते समय सर्वप्रथम नारे के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया और ये भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। तो बात करते हैं किसने ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। तो भगत सिंह हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को करने जाएंगे तो हमें चुनना पड़ेगा, तो हमें लोकमान्य तिलक यहाँ पे चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको आप चुनते हैं तभी आंसर आपका गलत माना जाएगा। तो हम बात करें क्वेश्चन के हिसाब से चारों ऑप्शन बनाए गए नहीं हैं, ठीक है, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? भगत सिंह कोटक, ठीक है।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने दिया हुआ है। और मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में इसका जिक्र भी किया है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा सा विवादित है। इस विवादित क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? भगत सिंह है, जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाया और सही ऑप्शन इसमें नहीं था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन, तो मजबूरी है कहीं ना कहीं टिक करेंगे, तो फिर बच्चा टिक करके आता है तो उसका गलत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, यानी कि एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये 111 किलोमीटर के बराबर होता है। समान रूप से पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, निर्मित होने वाले काल्पनिक क्षैतिज जो ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं, उनकी बात करें तो क्षैतिज संख्याएं हमारी टोटल कितनी है? तो क्षैतिज संख्याएं हमारी कुल है 181। ठीक है, 181 है, उनको याद रखना है। ये 111 किलोमीटर इनके अक्षांशों के बीच के मध्य की दूरी है, और कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 181 है। और उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री, और हम बात करते हैं जीरो अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। कुल अक्षांश कितने हैं? 181 हैं। 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, या इक्वेटर भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। उत्तर में कर्क रेखा है और दक्षिण में हमारी मकर रेखा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया है? तो ये 5 गांवों को गोद लिया गया है IIT कानपुर के द्वारा। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ उसमें 5 गांव लिए गए हैं। कौन से गांव हैं हमारे? यानी खियोरा कटरी, प्रतापपुर और हरि, हिंदपुर, कटरी, लुधवा, खेड़ा को गोद लेकर निर्मल बनाने, यहाँ की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, यहाँ से गंदा पानी गंगा में न जाए, इसके लिए 5 गांवों में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी ली गई है। किसके द्वारा ली गई है? ये योजना नमामि गंगे के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें आगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, निम्न में से किस प्रदेश के मध्य औसत आयु न्यूनतम है? मतलब कहा जा रहा है कि किस राज्य के लोग सबसे कम उम्र तक जीवित रहते हैं। तो बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग जो कम समय तक जीवित रहते हैं, ये आंकड़े बताते हैं हमें। तो यहाँ के लोग हैं 65 वर्ष तक की लगभग जीते हैं। 65 वर्ष 7 महीने तक की उत्तर प्रदेश के लोग जीते हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की औसत पुरुषों की तुलना में 5 वर्ष अधिक होती है। अगर 65 वर्ष पुरुष जीता है और तो 5 उसमें जोड़कर 70 वर्ष महिलाएं जीती हैं। ठीक है, ये पूरा डेटा दिया गया है भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा, आपको देख लेना है। सबसे ज़्यादा लोगों की जो आयु सीमा है औसत, वो हमारे हिमाचल प्रदेश की है। वहाँ के लोग 76 साल 9 महीने जीते हैं, जबकि पुरुष वहाँ 71 साल जीता है। ठीक है, दिल्ली में 74 साल महिलाएं जीती हैं 7 महीने, और 70 साल 8 महीने ये पुरुष जीते हैं दिल्ली में। तो इस तरह से डाटा हमारा उत्तर प्रदेश का आंसर सही। कम सबसे कम पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग जीवित रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना किसके लिए हाल ही में ये लिखा हुआ है, योजना के लिए हाल ही में किसे प्रचारक राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये विद्या बालन को नियुक्त किया गया था, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन बनेगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। 55 लाख महिलाएं थी, उनको समाजवादी पेंशन योजना चालू की गई, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हो राजदूत विद्या बालन को चुना गया था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना लागू हुई? तो उत्तर प्रदेश हमारा आंसर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 8 सितंबर 2016 में ये योजना क्या हम कह सकते हैं, ट्विटर सेवा प्रारंभ हुआ। 8 सितंबर 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये ट्विटर सेवा योजना का प्रारंभ किया। ठीक है, ये याद रखेंगे। बाकी कोई खास चीज़ें नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई? तो GST असम में सबसे पहले पुष्टि की गई। ये हमारी 27 जुलाई 2018 को लागू हुआ था। ठीक है, पूरे देश में। और अगर बात करें जो GST है, इसका पूरा नाम होता है गुड्स सर्विस टैक्स, यानी ये हमारा जो है
इनडायरेक्ट टेक्स्ट में आता है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर हमारा जीएसटी होता है। जीएसटी की 3 स्टेज होते हैं, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है जीएसटी, एक होता है हम कह सकते हैं क्या, तीसरा हमारा कौन सा रहेगा, उसको सीजीएसटी बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जीएसटी सबसे पहले असम में लागू हुआ। जीएसटी का पूरा नाम बता दिया मैंने, और इसको याद रखेंगे 15 जुलाई 2018 से लागू हुआ। कहाँ पे, पूरे भारत में 15 जुलाई 2018 से, ठीक है। तो इस तरह से यह अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी की बात करें, जीएसटी का सुझाव विजय कलकर ने दिया था। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है, 279 ए में ये क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। 279 ए में जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी में कुल 5 दरें आती हैं, 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। 0, 5, 12, 18, 28%। जीएसटी के कुल 3 होते हैं भाग, कह सकते हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आगे बात करते हैं, विश्व में किस के द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 900 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए। तो ये हमारे भारत द्वारा खेले गए, ठीक है। ये धर्मशाला हमारी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए थे। 900 वनडे खेलने का रिकॉर्ड 1971 में वनडे क्रिकेट की शुरुआत हमारी हुई थी। और ये याद रखना, वनडे क्रिकेट की शुरुआत 1971 में हुई थी। तो 900 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का खिताब सबसे ज़्यादा भारत में खेले गए। किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। भारत देश का ये विश्व धरोहर सूची में कौन से स्थान है, तो हम कह सकते हैं यहाँ 7वां स्थान है। और जब प्रश्न पूछा गया था ना, तो उस समय कुछ और था डेटा, ये फैक्चुअल डेटा हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि ये पुराना जो पेपर है उसके हिसाब से, ठीक है, 2018 का पेपर। तो ये हमारे एग्ज़ाम में करंट का क्वेश्चन बनेगा, अभी का नहीं, ठीक है। हाँ, ये याद रखना है कुल कितनी विश्व धरोहर साइट्स हैं, तो 37 हैं, याद रखना है। 37 हमारी क्या है, विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, इनकी स्थल हमारे शामिल हैं 37, ठीक है। इंडिया में टोटल बात करते हैं, विश्व हेरिटेज साइट बोलते हैं इनको। और चीन के बाद सबसे नंबर 1 ये किसके पास है, विश्व स्थल चीन के पास है। दूसरा हमारा भारत है, चीन के बाद हमारा भारत आता है। पॉपुलेशन में भी भारत हमारा चीन के बाद आता था, लेकिन अब हम चीन को पिछाड़कर नंबर 1 बन गए हैं पॉपुलेशन में, जनसंख्या के मामले में, ठीक है। मानव शरीर में रक्त आयतन के शरीर के भार का कितना लगभग होता है, तो ये हमारा 7% होता है, ठीक है। एक वयस्क मानव में 5 से 6 लीटर खून होता है, रुधिर, और शरीर के भार का 7 से 8% होता है। अगर आयतन की बात करें तो 1/13 आप याद रखेंगे। रुधिर का पीएच मान हमारा 7.3 से 7.5 तक होता है रुधिर का पीएच वैल्यू, ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे, कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नहीं पूछा है तो एमएस ऑफिस नहीं है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बाकी विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स और लिनक्स ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, ठीक है। क्वेश्चन ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित कराता है, तो आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस से हमें पता करना पड़ता है कि नेटवर्क जो है कहाँ पे किस कंप्यूटर में चला जा रहा है। यह डेटा पैकेट का सक्षम रूप होता है, सूक्ष्म रूप होता है, सक्षम रूप होता है। इसमें हम पता लगा सकते हैं कि जो बिंदु से आईपी एड्रेस का, नेटवर्क का पता लगाने के लिए आईपी एड्रेस हमें ज़रूरत होता है इंटरनेट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है, तो ये हमारी टेराबाइट की होती है। तो यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया, सबसे बड़ी अगर सबसे अधिक टेराबाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, ये सीक्वेंस रहेगा। तो यानी कि आपको याद रखना है टीबी, जीबी, एमबी, केबी, ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान के सर्वप्रथम किसने लिखा था, ये तो पता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो ये सर्वप्रथम गाया कहाँ गया था, कब गाया गया था, तो कलकत्ता में हमारा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उसमें ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इसको भारतीय अगर बात करें संविधान में जो दर्जा मिला 24 जनवरी को ये अपनाया गया, संवैधानिक अपनाया गया, यानी जनगण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
और इससे पहले पहली बार जब गाया गया 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही था। ये जनगण मन किसने लिखा हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। इनकी बांग्ला रचित और संगीतबद्ध जनगण मन हिंदी संस्करण के संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार ये गाया गया। ठीक है, और बाकी सर्वप्रथम 1912 में तत्बोधिनी पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। ये जो राष्ट्रगान है हमारा, अगर बात करें तो 52 सेकंड में गाया जाता है, लेकिन कुछ कहीं पे प्रथम और अंतिम पंक्ति गाने के लिए 20 सेकंड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा नंबर है? तो ये हमारा 7वां है। पहले नंबर पे क्या है? तो पहले नंबर पे बात करते हैं रूस है। ठीक है, इसको याद करने की तरीका मैं बता देता हूँ। RCC और उसके बाद M, फिर हम कहते हैं BAI। ठीक है, ये हमारा तरीका है। रुक्कू MBAI। तो R से रूस हो गया, C से हमारा क्या हो जाएगा? C से अगर बात करें तो चीन हो जाएगा। ठीक है, कनाडा हो जाएगा। C से कनाडा हो जाएगा, C से हमारा चीन होगा, C से हमारा क्या होगा? चीन होगा। तो आइए देखते हैं ये एक्सप्लेनेशन। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर हमारा 7वां स्थान है। डी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे जो 6 हैं अन्य उनको जानिए। रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि RCCMBA। आर का मतलब रूस हो गया, सी का मतलब कनाडा होगा, सी और ये दूसरा सी का मतलब चीन हो गया, एम का मतलब हो गया आपका, एम का मतलब हम क्या लेंगे इसको? रुक्कू, यानी कि रूस कनाडा, रूस कनाडा, रूस हो गया, कनाडा हो गया, फिर हम कह सकते हैं चीन हो गया, फिर अमेरिका हो गया। ठीक है, अमेरिका हो गया, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा इंडिया आएगा। तो इस तरह से आप RCCAMBA। ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आपको याद ही करना पड़ेगा, कैसे भी याद करें। ठीक है, तो कितना है ये याद रखना है, कितना? 32,87,263। तो 263 लास्ट वाला और ये 32 पहले वाला अंक याद रखना है। अगर बात करें टोटल संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट भारत के पास है? 2.43। जनसंख्या के मामले में 2011 की जनगणना हुई तो 121.01 करोड़ संपूर्ण विश्व में जनसंख्या निवास करती है, उसका ये है, यानी 121 करोड़ हमारे भारत की जनसंख्या है। और परसेंट में बात करें तो विश्व का 17.74% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। और ये हमारा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आपको पता है, लेकिन यहाँ पूछा है समाप्त कब हुआ था। तो चालू हुआ 28 जुलाई को, लेकिन समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को चालू हुआ है, 11 नवंबर 1918 तक चला था ये। और इसमें ये आप पढ़ लेना युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ था। तो ये देश आपको दिए गए एक्सप्लेनेशन, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ये तो हमारा करंट अफेयर का, इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी पर बने राज्यों के वित्त मंत्री हो गए। तो इसका आंसर हमारा अमित मिश्रा था, पहले 2016 की बात कर रहे थे तब। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम होनी चाहिए दूरी? तो ये 17 मीटर होनी चाहिए दूरी। ठीक है, तो 17 मीटर दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व साक्षरता दिवस हमारा मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो ये हमारा आंसर सही होगा, डी ऑप्शन सही है। और बात करें इम्पॉर्टेंट डेज की, तो 17 नवंबर जो हम लोग ने अभी पढ़ा है, आज 8 सितंबर को हमारा क्या होता है? विश्व साक्षरता दिवस होता है। और यहाँ पर 17 नवंबर 1964 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस घोषित किया, 1964 को। ठीक है, और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस कब होता है? 5 सितंबर को। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब होता है? ये हमारा 16 सितंबर को होता है। ठीक है,
भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार क्या है? तो ये पहले पद्म विभूषण फिर पद्म भूषण आता है, तो सी होगा। यानी पहले भारत रत्न आएगा, फिर पद्म विभूषण आएगा, पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ये तीन हमारे पद्म से शुरू होते हैं, पहला भारत से शुरू होता है। भारत रत्न सबसे पहला बड़ा है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री चौथे नंबर पे। तो ये हमारे सीक्वेंस ऑर्डर दिए गए, आप इनको याद रखेंगे। पद्म विभूषण की शुरुआत हमारी 1954 से हुई थी, पद्म भूषण भी 1954 से दिया जा रहा है, और पद्म श्री भी 1983 से दिया जा रहा है। ठीक है, सरकार द्वारा यह दिया जाता है जिसकी जो सरकार होती है। अगर हम बात करें वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो 78 से 79% है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु में आवरण के तौर पर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, 20.94, 21% लगभग मान लीजिए। फिर है आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.03% है। ठीक है, याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, बाकी अन्य गैसें हैं। कौन सी? जैसे नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, ओजोन, ये सभी गैसें शामिल हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया नंबर 1 पे है, लेकिन चौथे की बात कर रहे हैं तो हमारे आंसर क्या होगा, ये दक्षिणी अमेरिका होगा। पहले नंबर पे एशिया है, फिर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, बोलो? दूसरे नंबर पे अफ्रीका हो जाएगा, फिर उत्तरी अमेरिका जिसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, फिर हमारा साउथ अमेरिका हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, फिर हमारा यूरोप हो जाएगा, फिर हम बात करते हैं किसका, ऑस्ट्रेलिया हमारे सबसे यानी 7वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर पे हमारा क्या होगा, अब यानी कि एशिया नंबर 1 पे है, फिर हमारा हो जाएगा अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर हम कह सकते हैं यूरोप, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया, लेकिन चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। कबड्डी, ये भी करंट का क्वेश्चन है। कबड्डी विश्व कप सर्वश्रेष्ठ ये राइडर कौन थे? तो आंसर अजय ठाकुर। करंट के अफेयर ये है, तो करंट अफेयर 2016, इतना पुराना नहीं पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये जो है बाइनरी सिस्टम है, इनको कैसे बदलते हैं आपको पता होगा कि जो नंबर लिखे हुए हैं इसमें हम ज़ीरो, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं जैसे 1 है, 1 में क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1, फिर इसमें करेंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, फिर इसमें करेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1, फिर कितनी बार है, फिर प्लस, ये सब बीच में प्लस प्लस है, आपको आता होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और कितना है ये 1 है। ठीक है, तो कितने, 1 2 3 4, 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, फिर प्लस ये 0 0 0 ही रहेंगे, लेकिन आगे नंबर कौन सा रहेगा वो काउंट करके ऐसे ऐसे आप क्या करेंगे, पावर में बढ़ाते हैं और मल्टीप्लाई करते गए, जोड़ के आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं पता कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये लिखा भी है जैसे मैंने बताया आपको, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, पेपर में आता है कभी कभी। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा ट्रांसफ़र जो होता है, ट्रांसमिशन, उसको हम लोग बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। लिखा हुआ है कि निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? तो परिवार वंश होता है, और जाति संघ होता है, और ये गैर सरकारी संगठन भी होते हैं, विधानमंडल नहीं होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं 69 क्वेश्चन नंबर पे, भारत किस पर्वत, यानी कि भारत में ये लिखा हुआ है निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो सबसे कम मुकुट पर्वत की है, नंबर 1 पे कंचनजंगा, नंबर 2 पे नंदा देवी, फिर हमारा कामेट, फिर ये 4 पे सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी सबसे ऊंची कंचनजंगा है। ठीक है, तो डी आंसर हमारा सही होगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 85-86 है, नंदा देवी की 78-16 है, कामेट की 77-56, और मुकुट की 72-42। किस वर्ष की तिथियों को, उन तिथियों को क्या कहा जाता है जिसमें रात और दिन की लंबाई अंतर सबसे ज़्यादा होता है? तो उनको हम लोग संक्रांति बोलते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो, उत्तरी गोलार्ध पर ये हमारा भारत, मान लो कि ये हमारा मैप है, मतलब तो इस तरह से अगर बात करें तो ये इक्वेटर है, यहाँ पे कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा है, और यहाँ पे मकर रेखा है,
और ये क्या है, ये एक विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। तो कर्क रेखा के उधर 21 जून को हमारा दिन जो है कैसा रहता है, यहाँ पे दिन जो है हमारा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, इसीलिए कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन और रात छोटी होती है, और 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। यानी कि यहाँ पर 21 जून को दिन बड़ा होगा, और 22 दिसंबर को हम बात करें दिन छोटा होगा, 22 दिसंबर को दिन छोटा होगा। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध पे जैसे ही आएंगे तो 21 जून को दिन हमारा कैसा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ पर होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और ये इसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। और दिन और रात में अगर ज़्यादा अंतर आता है तो उसे हम संक्रांति बोलते हैं। तो सबसे पहले संक्रांति एक खगोलीय घटना है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत होने पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। अतः संक्रांति के दिन रात और दिन की लंबाइयों में सबसे अधिक अंतर होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हमारा है संक्रांति। तो ये देखिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, तो उनको आप पहले ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और फिर अगली वीडियो लेकर आते हैं, उसमें देखते हैं कितना हमारा टफ रहता है पेपर, कितना आसान। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय।